माफियाओं के द्वारा शासकीय भूमि को निजी भूमि बनाया गया। मंडला जिले की ग्राम पंचायत दिवारा के पोषक ग्राम बगली में बच्चों के खेलने के मैदान को रेत माफियाओं ने तहस नहस कर डाला है, जिससे ग्राम बगली के बच्चों के द्वारा सरपंच को सूचना दी गई। वहीं सरपंच का कहना है कि उनके द्वारा अनेकों बार जिला प्रशासन को रेत माफियाओं के खिलाफ सूचना दी जा चुकी है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई और रेत माफियाओं के द्वारा सुपरुन नदी से रातों रात उसी खेल मैदान से में रेत जमा की जाती है और उसे बेचा जाता है। जबकि बिछिया एसडीएम के द्वारा कार्रवाई की गई और बिछिया एसडीएम के द्वारा 35 ट्राली रेत को जब्त कर जब्ती बनाई गई, जिसे दिवारा पंचायत के सुपुर्द किया गया। डिजियाना न्यूज़ मंडला की यह रिपोर्ट। मुझे ग्राउंड के बारे में दो आवेदन लगाए, एक नायब तहसीलदार के लिए और एक चौकी प्रभारी के लिए, और लगाए तो हैं मगर यहाँ रेत जो निकासी है वो अभी तक बंद नहीं हुई है। माइनिंग पटवारी को दिए, अमित पटेल। हाँ, कई बार बोले कि यार ट्रैक्टर हमारे ग्राउंड से निकल रहा है, वो ग्राउंड में गड्ढा गुड्ढी हो रहे हैं। और एक बार दो बार माइनिंग मैडम आई है, उनको भी दिए, और अभी आई रही वो जब्ती करा गई थी। 35 ट्राली की जानकारी दी है वो। हाँ। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल IM पर आज एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार और लेखक कृष्ण मोहन झा जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर खास तरीके से शुभकामनाएं देने वाले हैं। कृष्ण मोहन जी की लिखी किताब महानायक मोदी का 17 सितंबर को विमोचन है। इससे पहले कृष्ण मोहन जी की 5 किताबें आ चुकी हैं, जिसे पाठकों ने बेहद सराहा और प्यार दिया, जिसमें से 2015 में आई किताब यशस्वी मोदी को पाठकों का खासा प्यार मिला। आइए बात करते हैं हमारे मेहमान कृष्ण मोहन झा जी से। कृष्ण मोहन झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, 17 सितंबर यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर आपकी किताब का विमोचन होने वाला है। आपकी इससे पहले भी किताबें आ चुकी हैं, छठी आपकी किताब है जिसको दर्शकों ने बहुत प्यार और स्नेह दिया है। आपकी इस किताब के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पिछले 6 वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो मोदी जी ने जिस ढंग से काम किया है और एक इनका विराट स्वरूप देश के सामने आया। और आप देखिए, जब भी कोई विपदा आई है, जिस ढंग से उन्होंने काम किया है, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक महानायक की भूमिका उनकी निर्मित हुई है। मैंने 2015 में उनके ऊपर एक किताब लिखी थी, वो थी यशस्वी मोदी, क्योंकि उस समय उन्होंने यश जो है देश का यश भी बढ़ाया था और खुद यशस्वी भी हुए थे। आप देखिए कि विदेशों में जिस ढंग से हमारी चर्चा होने लगी थी, उस समय बराक ओबामा जो है उनके स्वागत में खड़े हुए थे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जो है उनका स्वागत कर रहे थे। यानी पूरे विश्व में उनके स्वागत का दौर जारी था और जो उनके निर्णय थे, वो निर्णयों ने बता दिया था कि मोदी जी एक कुछ इतिहास रचने वाले हैं। और जब हम 6 वर्ष बाद जब देखते हैं, जब उनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो जाता है, तो देखते हैं कि उन्होंने जो बातें कही थी उसको पूरा किया। चाहे वो राम जन्मभूमि की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, अब कॉमन सिविल कोड में उनका काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की बरसों से जो अपेक्षा थी, बरसों से जो ख्वाहिश थी कि देश को कुछ मिले, तो देश को काफी कुछ देखने को मिल रहा है। जी सर, आपकी किताब का जो शीर्षक है वो यही है, महानायक मोदी। तो जैसा अभी आपने बताया, मोदी जी की व्यक्तित्व को आप जिस रूप में देख रहे हैं, क्या यही कारण है कि आपने शीर्षक इसका आप मोदी जी को महानायक के रूप में देखते हैं? देखिए, मैं मोदी जी को 2012 से लगातार, जब वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे, तब से लगातार मैं उनको देख रहा हूँ और हर एक कदम पे मैं उनके साथ चलता रहा। जिस दिन उनको चुनाव कैंपेन का प्रभारी बनाया गया था, उस दिन को भी मैंने देखा। तो ऐसी हर एक चीज़ों पे, हर एक उनकी गतिविधियों पे मेरी नज़र थी। और आप यदि नवभारत टाइम्स के ब्लॉग में जाएंगी तो मेरे करीब 350 आर्टिकल हैं, जिसमें से 200 से ज़्यादा आर्टिकल केवल मोदी जी के ऊपर हैं। तो मोदी जी के हर स्टेप को लगातार मैं बारीकी से अध्ययन कर रहा था और मेरे को ये लगा कि नहीं, यदि हम बात करें आज़ादी के बाद की जो चीज़ें हैं, तो बहुत अलग परिस्थितियां थी। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियों में हमारा देश बिल्कुल 10 सालों में कहीं खो गया था। युवाओं के प्रति जो है, युवाओं का आकर्षण खो गया था, उनको रोजगार नहीं मिल रहा था, कहीं कुछ नहीं हो रहा था। और विदेश की जब बात की जाती थी, विदेश में हमारी स्थिति बिल्कुल निरीह स्थिति थी। हम दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा था। लेकिन जिस ढंग से मोदी जी ने अपने आप को प्रस्तुत किया,
तो कहीं ना कहीं विदेश में हमारी साख धाक बढ़ी। और हम बहुत सारे मामलों में, यानी आप ये देखिए कि यूएनओ में जब मोदी जी ने बात रखी तो उसमें अमेरिका ने हमारे साथ निभाया। तो आज भी जब चीन से बात हो रही है तो अभी आज देखिए ट्रंप जो है साथ में बने हुए। तो कहीं ना कहीं मोदी ने अपने आप को एक महानायक के रूप में प्रस्तुत किया है। और खासतौर पे आप देखिए जब चुनाव था तो कई रिपोर्ट्स आ रही थी, वो कह रही थी कि बीजेपी रिपीट नहीं कर पाएगी, लेकिन मोदी जी ने बता दिया जो 300 सीट का जो स्वप्न था वो पूरा कर दिया। एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा दिव्या, कि जो हम ये महानायक की जो बात कर रहे हैं, ये मैंने आज से 7 महीने पहले पूरे कर दिए थे। जब कोरोना काल नहीं था तब मेरी किताब लगभग पूरी हो गई थी, मगर कोरोना जी संक्रमण के कारण ये प्रकाशित नहीं हो पाई थी। तो इस किताब में जिस राम मंदिर के बारे में मैं लिख रहा था, उस समय की घटनाओं को लेकर के लिखा था। मैंने अभी उसको ऐड नहीं किया है कि राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो वो कर चुके थे, और उसके बाद भी बहुत सारा काम उन्होंने किया। देखिए कोरोना संक्रमण काल में जो उन्होंने कार्य किया, तो WHO ने उनका बहुत सम्मान किया। आप देखिए कि ट्रंप ने लगातार उनको अप्रिशिएट किया। और विश्व में हमारी जो नीति थी, जिस ढंग से लॉकडाउन हुआ, निश्चित रूप से उससे आर्थिक नीति हमारी बहुत प्रभावित हुई, मगर जी जो अप्रिसिएशन पूरे विश्व में हमको मिलता रहा। जी जी। सर आपकी जो 2015 की किताब थी वो थी यशस्वी मोदी। वो पाठक बहुत पसंद आई थी। तो पाठकों के और मेरे भी मन में एक सवाल यही रहेगा कि उससे क्या अलग मोदी जी की व्यक्तित्व के बारे में हमें इस महानायक मोदी में पढ़ने को मिलेगा? देखिए दिव्या, जो मेरी जो किताब है खासतौर पर लेखों का बहुत बड़ा संग्रह है। और देखिए इसमें मैंने जो लिखा है कि जो मोदी जी के सामने जो आर्थिक चुनौतियां हैं, जो कि विश्व में बिल्कुल आर्थिक स्थिति पूरी खराब पड़ी हुई है, जीडीपी लगातार गिर रही है, ऐसे में मोदी जी की क्या चुनौतियां हो सकती हैं। फिर विदेशी जो चुनौतियां हैं वो उस पर मैंने वो बारीकी से लिखा हुआ है। फिर कश्मीर जो है, कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में जो चीजें चल रही है लगातार, पीओके को लेकर के लगातार जो स्थिति निर्मित हो रही है, तो उस पर मैंने कहा है। फिर कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 को हटाया गया, उसके बाद जो एक अलग सा माहौल बना है, 1 साल हो गए हैं कश्मीर में जो अमन चैन कायम हो चुका है। तो इन सब चीजों को लेकर के मैंने लिखा है। तो यशस्वी मोदी और महानायक मोदी में बहुत अंतर है। इन 5 जी सालों के कार्यकाल में जो मोदी जी ने कल्पना किया था, जो चीज को सोचा था, उसको मूर्त रूप दिया, साकार किया। तो उस समय उनको यश की प्राप्ति हुई थी, लेकिन अब ये लोगों के लिए महानायक साबित हो गए हैं। यानी आप देखेंगे कि भारत के इतिहास में कोई ऐसा राजनेता नहीं हुआ है। और एक अच्छी बड़ी बात यह है कि विपक्ष के वो पहले एकमात्र ऐसे नेता हैं जो लगातार 6 साल मुख्यमंत्री रहने का उन्होंने रिकॉर्ड अर्जित किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जी मोदी जी लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, खासतौर पे महिलाओं के बीच में, युवाओं के बीच में जो उनका मान सम्मान बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको महानायक जो है वो दर्जा उनको हासिल होता जा रहा है उसको। जी। सर आपने बहुत बारीकी से प्रधानमंत्री मोदी की जिंदगी को पढ़ा है, समझा है। शायद उस वक्त से जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आप अब इन 6 साल में, या मैं कहूँ कि जो पहला उनका कार्यकाल था बतौर प्रधानमंत्री और अभी जो 1 साल हुआ है, आप मोदी जी में कितना अंतर देखते हो? उनकी कार्यप्रणाली में क्या आप कोई फर्क देख रहे हैं? देखिए बहुत जमीन आसमान का अंतर है दिव्या। यदि हम बात करते हैं कि पहले कार्यकाल में और आज के कार्यकाल में, तो उन्होंने बहुत कम बात कही है, बहुत कम बात कही और काम बहुत किया है। यदि हम बात करें अनुच्छेद 370 की, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि अनुच्छेद 370 इतनी जल्दी लागू हो जाएगा कश्मीर में। यदि हमारी बात करें ट्रिपल तलाक की, तो कोई इसको, यानी आप देखिए सुसाइडल अटेम्प्ट है, इतना बड़ा विरोध, इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस ढंग से आप देखें कि जो नोटबंदी का काम किया था 2016 में, तो सब चकित रह गए थे। और उस चकित रहने के कारण भी आप देखिए कि 2016 में ये स्थिति बनी थी कि लोग कह रहे थे कि यूपी इलेक्शन हार जाएंगे, उसका इफेक्ट जो है चुनाव में पड़ेगा। जीएसटी लागू करने की बात हुई। तो मोदी जी के कार्यकलापों में काफी अंतर आया। आप देखेंगे कि वो पहले थोड़ा डिफेंसिव थे, अब बिल्कुल अब अपने अपने कार्य में ज्यादा वो है। और उन्होंने सारा सत्ते का जो बागडोर है वो। बिल्कुल। सर आपसे एक सवाल मेरा और है, यहाँ पर आपकी ये छठी किताब है। जी तो आपकी किताबों पर जब एक नजर मारते हैं तो लगता है कि आपका एक जो झुकाव है वो भाजपा की तरफ हमेशा से रहा है। तो क्या यही कारण है कि आप मोदी जी पे एक ये दूसरी किताब आपने लिखी है? मोदी जी के देखिए अलावा मैं कोई और पर्सनालिटी क्यों नहीं? देखिए मेरे को मोदी जी एक ऐसे शख्सियत दिखाई देते हैं जो हर एक आम आदमी को लेके चलते हैं, हर एक आम आदमी की भावनाओं की काम करते हैं। तो यही बताइए कि मैंने एक मोदी जो है मेरे लिए भी एक महानायक है, मैं उनको महानायक के रूप में देखता हूँ। और उनको एक आदर्श मानता हूँ राजनीति में, क्योंकि इतने संघर्ष की राजनीति, चूंकि हम जानते हैं, हमने जब उनको देखा है 1998 में मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी रहे हैं वो, तो एक संघर्ष का काल था। हम भी पत्रकारिता की शुरुआती दौर थी उसमें, तो हमने देखा है कि एक संघर्ष
1998 का, उसके बाद फिर बड़ी बिगड़ी स्थिति में गुजरात का मुख्यमंत्री बनना। उस समय शंकर सिंह बाघेला और तमाम तरह के लोग थे जो राजनीतिक उठापटक मचाए हुए थे, लेकिन वहां की राजनीति को स्थिरता प्रदान करना और गुजरात में लगातार भाजपा का जीतना। आप देखिए कि गुजरात का जब चुनाव हुआ तो ये किसी ने ये नहीं सोचा था कि जीएसटी और जो नोटबंदी है वो गुजरात को बहुत ज्यादा इफेक्टेड करेगी और बीजेपी इस बार चुनाव नहीं जीत पाएगी। तो कुल मिलाकर के जो महानायक मोदी, मैं इसलिए कहता हूँ, जो कि किसी व्यक्ति में आगे चल करके मैं किसी व्यक्ति पे किताब कभी नहीं लिखूंगा, और जो मेरी जो आगे भी जो किताब आएगी वो मोदी जी से ही जुड़ी रहेगी। इसके अतिरिक्त जो है मैं अभी काम कर रहा हूँ संघ को लेकर के, कि जो संघ आप देखेंगे कि 19 जो है वो अब 2025 में जो है वो 100 साल पूरे करने जा रहा है। 1925 में उसकी स्थापना हुई थी, तो 1925 से लेकर के आज तक संघ किस ढंग से बदला, किस संघर्षों से गुजरा है। और आप देखिए कि जो इतने बड़े आभा मंडल में जो इतना बड़ा आज बीजेपी का जो नेटवर्क खड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं संघ की अहम भूमिका रही है। तो मेरा ये मानना है कि जो आरंभिक दौर से किस ढंग से संघर्ष रहा है, यदि हम देवरस जी की बात करें, गोलवलकर जी की बात करें, तो इन तमाम लोगों की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि एक भारी संघर्ष के बाद जो आज जो उनकी कल्पना थी कि हिंदू राष्ट्र की बात होती थी, हिंदू संस्कृति की बात होती थी, कहीं ना कहीं अब वो फलीभूत होती दिखाई दे रही। तो जो मूल में जो चीज है उसको लेकर के मैं काम कर रहा हूँ। तो आने वाले समय में ये किताबें बहुत जल्दी आप लोगों को देखने मिलेगी। जी, पाठकों को जो आपकी अगली किताब का इंतजार रहेगा, तो वो हम ये मान के चले कि संघ से जुड़ी किताबें आपकी आएंगी। जी, निश्चित रूप से जो अगली मेरी किताब है वो संघ के बदलते स्वरूप को लेकर के किताब है। इसके अतिरिक्त मैंने अभी जो कोरोना संक्रमण काल था, इसमें मेरे अभी 40 लेख हैं। मैंने शुरुआती दौर में, आपको ये बात जानकर के बड़ी खुशी भी होगी कि मैंने जनवरी में मैंने आर्टिकल लिखा था जो प्रजातंत्र और देश के बड़े अखबारों में छपा था। उसमें मैंने राष्ट्र को सचेत किया था कि कोरोना महामारी का रूप लेगी। उसके बाद से जो कोरोना को लेकर के जो स्थितियां पूरे देश में निर्मित हुई, उस पर लगातार मैं काम करता रहा। तो 35 से 40 आर्टिकलों का एक संग्रह बहुत जल्द मार्केट में आने वाला है। वो अक्टूबर या नवंबर के महीने में लोगों के बीच में होगा। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। संघ के अलावा और अगर प्रधानमंत्री मोदी के अलावा देखें तो कौन सी ऐसी शख्सियत है जो आपको लगता है कि जिनके ऊपर किताब आनी चाहिए, लोगों को उनके बारे में ज्यादा जानकारियां होनी चाहिए? देखिए, मैं इसके बाद जब बात करूं इन सब चीजों को, तो एक मेरे मन में बहुत लंबे समय से एक कृष्ण का चरित्र, और मेरा नाम भी कृष्ण मोहन है, तो मैं कहीं ना कहीं कृष्ण के चरित्र से बहुत प्रभावित हूँ। तो आने वाले समय में मेरा बहुत जो ड्रीम है, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं मेरी चीजें हैं, मेरे अंदर की एक महत्वाकांक्षाएं थी, कुछ थी कि ऐसी किताबें लिखूं जिससे जो चर्चा अलग बने। तो ऐसी ये चर्चा के कारण मैंने लिखी, लेकिन जो मेरे जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो कृष्ण पे काम करने का है। तो मेरे को लगता है कि आने वाले 4-5 सालों में वो कृष्ण को लेकर के मैं कोई उपन्यास लिखूंगा। और उसमें आपने देखा होगा कि हर लोगों को, हर व्यक्ति को प्रभावित किया है कृष्ण के चरित्र ने। कहीं ना कहीं आप भी उनसे बहुत प्रभावित होंगी। तो ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो कृष्ण से प्रभावित ना हो। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि कृष्ण के चरित्र को लेकर के कोई एक अच्छा उपन्यास में तैयार करूं। कोई और राजनीतिक व्यक्तित्व जिन पर आप लिखना चाहेंगे, या कोई सामाजिक व्यक्तित्व? देखिए, मैं सतत लेखन करना चाहता हूं, लेकिन आज जो राजनीतिक दौर पे मोदी जी के बाद ऐसा कोई शख्सियत मेरे को दिखाई नहीं देती कि जिसपे अभी फिलहाल काम करने की जरूरत है। क्योंकि मोदी जी ने जो मेरी नजरों में, केवल क्योंकि आप समझ सकते हैं कि क्योंकि मैंने उनको अपने अंदर महसूस किया है, उनको महसूस करने के बाद मैं लिख रहा हूँ। तो अभी आज की वर्तमान राजनीति में बात करें तो मैंने शिवराज जी पे भी किताब पहले लिखी थी 2015 में, और उनके एक अच्छे, बहुत मैं उनका बड़ा आलोचक भी रहा हूँ। शिवराज जी की मैंने बहुत आलोचना की है। जब जब उनकी बड़ी चीजें रही तो मैंने उनको आईना भी दिखाया है, लेकिन मेरे को उनके कुछ ऐसे कार्य अच्छे लगे थे जो बहुत मेरे को प्रभावित किए थे। वो खासतौर पे जब गरीब बच्चियों को गोद लेकर के उनको पढ़ाना, उनका कन्यादान करना। और एक और बात है उनमें और मेरे में, एक समानता ये है कि मैं भी नर्मदा जी के तट का रहने वाला हूँ। नर्मदा जी को मैं अपनी माँ कहता हूँ। साक्षात मैंने माँ के दर्शन किए हैं, और शिवराज जी भी नर्मदा जी को अपनी माँ कहते हैं। तो मैंने जो शिवराज वाली जो किताब भी लिखी थी वो भी मैंने नर्मदा जी को समर्पित की थी। तो कहीं ना कहीं उनका चरित्र भी एक अलग रहा है, अलग प्रभावित किया है। मध्य प्रदेश में लोग उनके दीवाने हैं। पाँव पाँव वाले भैया के रूप में जाने जाते हैं, बच्चों के मामा के रूप में जाने जाते हैं, बहनों के भाई के रूप में जाने जाते हैं। तो उनकी लोकप्रियता अब आप देख लीजिए कि कोरोना काल में वो मुख्यमंत्री बने हैं, 4 से साढ़े चार महीने में उन्होंने एक अलग माहौल क्रिएट कर दिया है। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो कहीं खोए हुए थे, उनसे मिलना लोगों को कठिन था, लेकिन आज शिवराज जी की जो लोकप्रियता है वो बड़े चरम पर है। तो उनका भी एक उनका व्यक्तित्व भी है। लेकिन जहां तक यदि हम बात करें, अब आप कह रहे लिखने के लिए, तो अब लिखने के लिए मैंने कहा ना कि इसके बाद मोदी जी के बाद ऐसा कोई अभी चरित्र दिखाई नहीं दे रहा है कि जिन पे लिखा जाए।
सर योगी आदित्यनाथ, क्योंकि पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के बाद एक जो कुछ मिलती जुलती छवि पाता है वो पाता है योगी जी में। बहुत सही आपने कहा दिव्या। अभी मैंने एक लेख भी लिखा था कि जो भारत में अब जो है योगी मॉडल लागू होगा। जिस ढंग से पूरे देश में गुजरात मॉडल चल रहा था, अब योगी मॉडल लागू होगा। और जिस ढंग से आप देखिए कि कोरोना काल में उन्होंने बात करी, जब बच्चों को लाने की बात आई तो सबसे पहले उन्होंने वो किया, मजदूरों के पलायन को रोकने की बात आई तो उन्होंने सबसे आगे रहा। तो और आप देखिए कि उनमें आप कभी आपको ढोंग दिखाई नहीं दिया, कोई राजनीतिक ढोंग या स्वांग उन्हें रचते हुए नहीं दिखाई दिया। जो जिस दिलेरी से उन्होंने काम किया, योगी जी ने कोरोना काल की हम बात करते हैं तो बड़ी दिलेरी से उन्होंने काम किया था हर बिल्कुल जगह। सर, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैं दिल्ली से सटे हुए यूपी के इलाके में रह रही हूँ। यहाँ पर सभी लोगों का यही मानना है कि चाहे कोरोना कोविड वाला जो सीन हो या इससे जस्ट पहले जो एनआरसी को लेके यहाँ पर विद्रोह शुरू हुआ था, यूपी जैसे बड़े स्टेट में किसी ने उम्मीद नहीं करी थी जिस तरीके से इन दोनों विपदाओं को यहाँ पर संभाला गया है। मैं बहुत सारे अलग अलग राज्य में जहां मेरे कुछ लोगों से जुड़ाव है, मैं उनके एक्सपीरियंस देखती हूँ। यूपी में बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं और उसके बाद से योगी जी की जो छवि थी वो और किसी एक अलग ही स्तर पे चली गई है। तो मेरा आपसे सवाल इसीलिए था कि क्या योगी जी के बारे में आप विचार करेंगे किताब लिखने को? देखिए, आने वाली परिस्थितियां कैसी होती हैं उसको देखा जाएगा, लेकिन मैं योगी जी के लिए लेख जरूर लिखता रहता हूँ, सतत छप रहे हैं। अब मैंने तय किया हुआ है कि आने वाले समय में किसी व्यक्ति पे अब मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे को अब एक चरित्र मिल गया है कृष्ण का, उस चरित्र पे मैं काम कर रहा हूँ और ये संघ वाली किताब कंप्लीट होने के बाद मैं उसी किताब में लगूंगा। बिल्कुल। कृष्ण मोहन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से भी और आपके सभी पाठकों की तरफ से। आपकी सबको उम्मीद रहेगी जितनी जल्दी मार्केट में आपकी किताब आती है। और मैं आपसे एक छोटी सी और जानना चाहूंगी कि पाठकों को कहाँ पर अवेलेबल हो पाएंगी किताबें आपकी? देखिए, ये जो हमारा पब्लिकेशन है वो प्रयास कर रहा है कि पूरे देश भर में जो मेन एच व्हीलर्स हैं वहाँ पे उपलब्ध हो जाए और देश के सभी जो बुक स्टॉल्स हैं वहाँ तक पहुँचाने का पूरा प्रयास होगा। दिव्या, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने मोदी जी पे एक गीत की रचना की थी 2015 पे। यदि आप यूट्यूब में सर्च मारेंगे तो शान बढ़ाने आया हूँ करके एक गीत है मेरा, उनके व्यक्तित्व पे, जिसको अमित त्रिवेदी जो बड़े प्रख्यात सिंगर है उन्होंने गाया है। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे कहा ना कि मैंने पूरी चीजों पे मैं कहीं मोदी से बड़ा प्रभावित रहा हूँ। लोग इसी कारण मुझसे कहते हैं कि आप भाजपा में हैं, तो भाजपा मैं नहीं हूँ, मैं भाजपा मोदी जी का जो कार्य है उससे मैं काफी प्रभावित रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपने जिस गीत का जिक्र किया, इस वीडियो के अंत में हम अपने दर्शकों को वो गीत जरूर सुनाएंगे, हमारे रिकॉर्ड में रखा हुआ है। और आपको बहुत सारी आपकी किताब के लिए शुभकामनाएं। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आपका समय देने के लिए शुक्रिया। ठीक, धन्यवाद। नमस्कार। अखिल विश्व में मैं भारत की शान बढ़ाने आया हूँ, अंधकार में आशाओं के दीप जलाने आया हूँ। माना राह कठिन है मेरी पर बुलंद है हौसले, माना राह कठिन है मेरी पर बुलंद है हौसले। सपना नहीं हकीकत में कुछ कर दिखलाने आया हूँ, शान बढ़ाने आया हूँ, कुछ कर दिखलाने आया हूँ।